MRI जब एक मरीज़ कराता है और उसमें उसको शाटिका आता है या शाटिका की वजह से, या तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है, सर्जरी या फिजियोथेरेपी? तो एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि देखें, सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी करवाएं। जितना सेशंस एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिकमेंड करता है आप उतने सेशंस कर लें। अगर आपको उसमें नहीं रिलीफ होता फिर आप सर्जरी की तरफ जाएं। कायरोप्रैक्टर क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी असेसमेंट और मेडिकल हिस्ट्री से ही जज करता है कि आया इसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए या इसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। बाज़ का क्या होता है कि हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी के बजाय कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो उसके सिम्टम्स से रिलीफ होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही एक दिलचस्प अलग यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं। एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी कह सकते हैं जो कि काफ़ी अरसे से माजी से चलता आ रहा है। सर्जरी ज़्यादा बेहतर है या फिजियोथेरेपी बेहतर है? क्योंकि कोई ना कोई हम लोग किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि जिसमें हमें MRI एक्सरे करवाना पड़ जाता है, CT स्कैन कराना पड़ जाता है, चाहे वो माइल्ड पेन हो या स्वेयर पेन हो, और उसमें हमें डॉक्टर रिकमेंड कर देता है फिजियोथेरेपी करवाएं और कोई डॉक्टर रिकमेंड कर देता है सर्जरी करवाएं। क्योंकि हमने एक डॉक्टर्स पे तो रिलाई करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, उसे सेकेंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन चाहिए होता है, और जितने ओपिनियंस लेते हैं उसका एक नुकसान ये होता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमने आज की ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए रखी है, जिसमें हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अबू बकर ने। डॉक्टर अबू बकर बहुत काबिल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और 10 साल से ज़्यादा अरसे से अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक भी है और बहुत 2000 से ज़ायद अपने मरीज़ों को ये टूवर्ड्स हम कह सकते हैं बेहतरी की तरफ ला चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबू बकर, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अबू बकर, आज हमने जो बेसिकली रिकॉर्डिंग का मकसद हमारा यही है कि लोगों को पता चले कि सर्जरी ज़्यादा बेहतर है या फिजियोथेरेपी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोगों को ना हम अभी तक क्लियर हो ही नहीं पाए हैं, इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी, कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सर्जरी करवा भी लेते हैं तभी भी हम कहते हैं शायद ना सर्जरी कराते, फिजियोथेरेपी कराते ठीक हो जाते, या फिजियोथेरेपी कराते रहते तो कहते सर्जरी करा लेते ठीक हो जाते। 10,000 ख्याल आते। तो पहले अब हमें ये बताइएगा कि MRI जब एक मरीज़ कराता है और उसमें उसको शाटिका आता है या शाटिका की वजह से या पेन की वजह से कराता है और उसकी वजह से उसका डिस्क स्लिप आता है या डिस्क स्पेस कम आती है और डॉक्टर उसे कहते हैं सर्जरी कराओ या फिर कराओ, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर है, सर्जरी या फिजियोथेरेपी? रूज, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं अपना CT स्कैन लेके, MRI की रिपोर्ट लेके आते हैं कि जी हमारी डिस्क की स्पेस कम हो गई है। तो मैं उनको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि देखें, सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी करवाएं। जितना सेशंस एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिकमेंड करता है आप उतने सेशंस कर लें। अगर आपको उसमें नहीं रिलीफ होता फिर आप सर्जरी की तरफ जाएं। लेकिन बहुत कम कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम सर्जरी की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं, उससे पहले ही हम फिजियोथेरेपी की टेक्निक्स, कुछ मोडालिटीज़, कुछ डिफरेंट तरह के कंसेप्ट से हम उनको काफ़ी हद तक बेहतर कर देते हैं। और मेरे पास तो ऐसे मरीज़ों की बहुत ज़्यादा तादाद है जिनको मैंने सर्जरी की तरफ जाने से रोक दिया है। क्योंकि एक तो सबसे पहले ये कि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ उनकी सिम्टम्स पे, उनकी कंडीशन पे, और जो उनकी नीड है उस पे काम करता हूँ, और उसके मुझे बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और बाज़ू का ज़रूरी नहीं है कि जो MRI में लिखा है या MRI की रिपोर्ट में चीज़ आई है वही एग्जैक्ट हो। पेशेंट हमारे पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आया हुआ है, तो हमने उसकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं। और होता ये है कि पेशेंट एक बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है और उसको सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। डॉक्टर अबू बकर, आपने एक बात की कि आप सर्जरी के बजाय आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम में आप एक्सरसाइज करवाएं, उससे बेहतरी आ जाएगी, और अगर नहीं आती तो आप सर्जरी की तरफ चले जाएं। लेकिन एक होता है, लोग थक जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी कराई थी, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लेते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, फिजियोथेरेपी का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा स्लो तो है, लेकिन उसका प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट है। जैसे कि एक पेशेंट हमारे पास बैक पेन के साथ आया है और उसकी पेन नीचे टांगों की तरफ ट्रैवल कर रही है या ग्रोइन एरिया में रह रही है,
तो जब तक हम उसके बैक को स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, वो नर्व कंप्रेशन रिलीज़ नहीं होगा, उसके ग्लूट स्ट्रेंथ नहीं होंगे, तो उसकी बॉडी कैसे रिकवर कर पाएगी। तो ये स्लो प्रोसेस तो है, बट लेकिन एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनको हमने जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दी है, जिसमें ट्रैक्शन आ जाती है, जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस डायथर्मी आ जाती है, और इस तरह की बहुत सारी मोडालिटीज़ भी हैं और टेक्निक्स भी हैं। डॉक्टर अबू बकर, अब आपने कहा मोडालिटीज़ भी हैं, तो मोडालिटीज़ और ट्रीटमेंट से अगर आगे जाते हैं तो एक बहुत चीज़ है कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी। तो कायरोप्रैक्टर क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो जब एक पेशेंट आपके पास आता है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी असेसमेंट और मेडिकल हिस्ट्री से ही जज करता है कि आया इसको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए या इसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी के बजाय कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो वो उसके सिम्टम्स से रिलीफ होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन कि आपको कब क्या लेना है। जी, हर मसले के लिए कायरोप्रैक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हर मसले का हल ये नहीं है कि आप उसको कायरोप्रैक्टिक कर दें। आपके पास शोल्डर पेन के साथ आया तो आप उसको कायरोप्रैक्टिक कर दें, या एल्बो पेन के साथ आया तो आप उसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट दे दें। पेशेंट का इम्प्रेशन तो चले एक डिफरेंट चीज़ है, बट पेशेंट को रिलीफ पहुंचाना, उसकी ईज़ के अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है कि आया इसको फिजियोथेरेपी चाहिए या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। और पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपिस्ट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई भी पेन या कंडीशन के लिए सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन रहा है और एटोनमस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि लोगों को भी पता चल रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है या जो हमारी कंडीशन है उसका हल फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। डॉक्टर अबू बकर, आपने बड़ी अच्छी बात की ऑटोनोमिटी की। तो ऑटोनोमिटी की बात करें तो हमें डायरेक्ट किस कंडीशन में डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और किन कंडीशन में डॉक्टर के थ्रू रेफ़र होकर आ सकते हैं। वैसे तो जिन डॉक्टर्स के पास रेफ़र जाते हैं वो तो हमें खुद ही कर देते हैं, लेकिन वो कौन सी कंडीशन जिसमें मुझे पता है मुझे ये मसला हुआ तो मैंने डायरेक्ट फिजियो के पास जाना है। देखिए, आजकल तो हर कंडीशन ही ऐसी है कि जिसमें आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है, जैसे पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन है, प्री एंड पोस्ट गायनेकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है, पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है, इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है। इन सब कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल है। दुनिया में फिजियोथेरेपी जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में भी उतनी तेज़ी से ही तरक्की कर रही है। तो लोग अब अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि एक तो आप दूसरे लोगों को भी बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या है, और साथ साथ अपनी प्रॉब्लम को समझें। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का पता होगा, उसके बारे में नॉलेज होगा, तो आप एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की तरफ सही जा सकेंगे। वरना कोई आप कुछ गाइड करेगा, कोई कुछ गाइड करेगा, तो आपकी प्रॉब्लम उधर की उधर ही रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर अबू बकर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, कायरोप्रैक्टर। एक छोटा सा मसले के साथ हम आज की वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे कि लाइक हमारी जो आवाम जो देख रही हैं, नाजरीन के लिए भी फ़ायदा। एक बहुत कॉमन आता है कि सुन हो जाना। कुछ जिनको शोल्डर पेन होते हैं वो कहते हैं हम इस रात को सोए थे तो अगर करवट लेती हूँ या लेता हूँ तो ये साइड मेरी सुन हो जाती है, ये टांग सुन हो जाती है। फिर मैं करवट बदल के लेटता हूँ या लेटती हूँ, फिर सारी रात मेरी इसी तरह गुजरती है। तो इसकी क्या वजह है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, आजकल के जो एक तो लाइफस्टाइल्स हमारे बहुत चेंज हो गए हैं। रातों को लेट जागना, फिर उसके बाद वर्जिश भी हमारी कोई नहीं रह गई, तो उसकी वजह से मसल्स का भी इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि कुछ मसल्स जो होते हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं, कुछ वीक रह जाते हैं, और कुछ जगहों पे नर्व का कंप्रेशन भी आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर हम रात को सोते हैं तो हमारी फिंगर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी सुन्न हो जाती हैं, बाज़ वक़्त कंधा सुन्न हो जाता है, बाज़ वक़्त हम बैठे बैठे ही हमारे पाँव भी सो जाते हैं और
कुछ कंडीशंस में होता ही है कि वो चूंटियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं पाँव में, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसका मैं अपने पेशेंट्स को सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि मिनिमम वॉक या एटलीस्ट कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन करें, ख़ासतौर पे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जिनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, तो उनका एक तो स्ट्रेस तो होता ही होता है, साथ साथ उनका जो बॉडी की अपनी एक प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती है, गट प्रॉब्लम डेवलप हो रही होती हैं, टांगों के मसल्स भी वीक हो रहे होते हैं, ग्लूट्स वीक हो रहे होते हैं, और एट दी एंड वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो मैं इनको ये रिकमेंड करता हूँ कि फ़िज़ियोथेरेपी आपको बेहतर कर देगी, लेकिन अगर आपने प्रोलॉन्ग अपने आप को बेहतर रखना है तो एक तो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, साथ साथ कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज्वाइन करें ताकि आप ये प्रोफेशन भी कंटिन्यू रहें और आप भी बेहतर रहें, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी बेहतर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबूबकर, आपने बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं और बहुत सी मिथ्स को भी ब्रेक किया, खौफ और ख़दशात को भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो हमारे नाजरीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तो काइंडली हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप डॉक्टर से भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में।